Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back in lecture number 3 of chapter 21 of PTV Biology 12, in which we are going to study mitosis in plant and animal cell. इस चैप्टर के पिछले लेक्चर में आपको माइटोसिस और मियोसिस का एक ओवरऑल डिफरेंस एक्सप्लेन किया था. आज हम माइटोसिस के प्रोसेस को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. ना सिर्फ हम माइटोसिस का ये इवेंट एनिमल सेल में डिस्कस करेंगे, बल्कि हम आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि अगर ये प्रोसेस प्लांट सेल में परफॉर्म हो तो कहाँ कहाँ पर ये प्रोसेस एनिमल सेल की माइटोसिस से डिफर करता है. इसके साथ साथ हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की भी बात करेंगे. आइए लेक्चर शुरू करते हैं. अच्छा जी, अब आते हैं जी माइटोसिस की तरफ. माइटोसिस कंप्राइजेस टू फेजेस. वन ऑफ इट्स phase is known as nuclear division and other is called cytoplasmic division. The nuclear division is called karyokinesis and the cytoplasmic division is known as cytokinesis. तो ये दो फेजेस में माइटोसिस का इवेंट कंप्लीट होता है. कैरियोकाइनेसिस ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है और इसी वजह से इसके मुख्तलिफ इवेंट्स की बुनियाद पर इसको फर्दर कैटेगराइज किया इनटू 4 फेजेस, 4 सब फेजेस. उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज. ये याद रखिए कि न्यूक्लियर डिवीजन यानी कैरियोकाइनेसिस के फेजेस हैं. ये एज अ होल माइटोसिस के फेजेस नहीं, बल्कि ये स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये कैरियोकाइनेसिस के फेजेस हैं. यानी आपसे अगर किसी क्वेश्चन पूछा जाए कि माइटोसिस प्राइमरली डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस या 4 फेजेस, तो 2 फेजेस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. और उसके बाद फिर कैरियोकाइनेसिस के फर्दर आगे 4 फेजेस हैं. इन 4 फेजेस में आप देखिए, नंबर 1 दैट इज प्रोफेज. नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग प्रोफेज? तो प्रोफेज के दौरान जो इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे परफॉर्म होने ना, उन इंपॉर्टेंट इवेंट्स में उसमें सबसे पहला जो इवेंट यहाँ पे परफॉर्म होगा वो है फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक अपरेटस. माइटोटिक अपरेटस की फॉर्मेशन ये फर्स्ट इवेंट है और ये इवेंट प्रोफेज में परफॉर्म होगा. प्रोफेज के दौरान ये इवेंट कंप्लीट हो जाएगा. और इस इवेंट में क्या चीज इन्वॉल्व होती है? इस इवेंट को परफॉर्म करने के लिए सेंट्रियोल्स, एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल, हम पूरा ये प्रोसेस पहले एनिमल सेल में डिस्कस कर रहे हैं. तो एनिमल सेल यूटिलाइजेस सेंट्रियोल्स टू मेक द माइटोटिक अपरेटस. माइटोटिक अपरेटस बेसिकली स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर है, जैसे आपको ये यहाँ बना हुआ नजर आ रहा है. This spindle shaped structure, fibrous structure, which is actually larger than nucleus. Nucleus ये larger size का है. It is going to establish during the prophase. और prophase के दौरान इसकी formation complete हो जाएगी. तो इसकी formation कहाँ से start होती है? From centriole. 2 pair of centrioles are present, but before the start of cell division, this single pair duplicate itself to form the 2 pairs. पहले single pair होगा, but बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन ये डुप्लीकेट हो जाएगा. तो इसकी डुप्लीकेशन ही असल में ये सिग्नल होता है टू स्टार्ट द माइटोसिस प्रोसेस. जैसे ही 2 पेयर्स बनेंगे तो दीज 2 पेयर्स बिगिन टू माइग्रेट टुवर्ड्स अपोजिट साइड. और इस तरह से जब ये अपोजिट साइड पर माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं तो इनके अपोजिट साइड पर माइग्रेट करने से इस तरह 2 पोल्स स्टैब्लिश हो जाएंगे. और जब ये पोल्स स्टैब्लिश हो जाते हैं तो इन पोल्स की स्टैब्लिशमेंट के बाद इनमें से 3 किस्म के माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट होंगे. वन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स. पोलर माइक्रोट्यूब्यूल ये वाले हैं जो एक्सटेंडेड है फ्रॉम वन पोल टू अनदर. दीज आर कॉल्ड पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स. पोलर माइक्रोट्यूब्यूल एक्चुअली इस वक्त यहाँ पर जो आपको दिखाए हैं ना इस डायग्राम के अंदर सिर्फ काइनेटिक और माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाए, यहाँ पर पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं दिखाए. सपोज करो कि ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल है जो यूं एक्सटेंडेड है फ्रॉम वन पोल टू अनदर. ठीक है, ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल, दे आर एक्सटेंडेड फ्रॉम वन पोल टू अनदर. दे आर नॉट अटैच्ड विद एनी ऑफ द क्रोमोसोम. दे आर जस्ट एक्सटेंडेड फ्रॉम वन पोल टू अनदर. दे आर नॉट अटैच्ड विद एनी ऑफ द क्रोमोसोम. तो इनको कहा जाता है पोलर. जबकि ये जो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच नजर आ रहे हैं दे आर कॉल्ड काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स. Kinetochore microtubules are those that are
extended from one pole to mid of the cell. और तीसरे माइक्रोट्यूब्यूल जो पोल्स के ऊपर नजर आ रहे हैं, these are called astral microtubules. इनको astral microtubules कहा जाता है. अब ये टोटल 3 तरह के माइक्रोट्यूब्यूल आपको एनिमल सेल में नजर आएंगे. इनमें से पोलर और काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल दे कलेक्टिवली फॉर्म अ स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर जिसको माइटोटिक स्पिंडल कहा जाता है. स्पिंडल का मतलब है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो दरमियान से मोटा और दोनों एंड से थिन हो, तो इसे कहा जाएगा स्पिंडल. तो ये माइटोटिक स्पिंडल. और दूसरा एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल. एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म एस्टर्स. इससे एस्टर्स बन रहे हैं जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. तो बोथ स्पिंडल एंड एस्टर टुगेदर कॉल्ड द माइटोटिक apparatus. द टर्म माइटोटिक apparatus इज यूज्ड फॉर बोथ ऑफ देम, स्पिंडल एज वेल एज एस्टर. इन दोनों को कलेक्टिवली माइटोटिक apparatus कहा जाता है. तो माइटोटिक apparatus की फॉर्मेशन ये प्रोफेज का एक इंतहाई अहम इवेंट है जो प्रोफेज के स्टार्ट होने से भी पहले जब ये डुप्लीकेशन हुई थी तब से ये शुरू हुआ और टिल द एंड ऑफ द प्रोफेज ये जाकर कंप्लीट होगा. दूसरा अहम इवेंट जो प्रोफेज के दौरान होना है वो क्या है? वो है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन into chromosomes. Condensation of chromatin into chromosomes. क्रोमेटिन जो कि थिन फिब्रस नेटवर्क था, अभी यहां पर एक सेल नहीं दिखाया आपको जो कि इंटरफेस सेल हो. मिसाल के तौर पर अगर हम इंटरफेस सेल को ड्रॉ करें तो इन इंटरफेस सेल न्यूक्लियस के अंदर ये बिल्कुल थिन फिब्रस नेटवर्क प्रेजेंट होगा विच इज नोन एज क्रोमेटिन नेटवर्क. बट एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस होकर थिन सिलेंड्रिकल क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस इवेंट इज कॉल्ड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन इनटू क्रोमोसोम. ये भी एक इंतहाई अहम इवेंट है जो यहाँ पे परफॉर्म होना है. और एट द एंड ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियर एनवेलप एज वेल एज न्यूक्लियोलाई दे विल बी डिसअपीयर्ड. आप देखें यहाँ पर इस डायग्राम में आपको ये न्यूक्लियोलस यहाँ शो किया गया है. इवन न्यूक्लियोलस यहाँ पे भी नजर आ रहा है, बट एट द एंड अब न्यूक्लियोलस नजर नहीं आ रहा. ये न्यूक्लियर एनवेलप पहले बिल्कुल इंटैक्ट है, बट ग्रेजुअली न्यूक्लियर एनवेलप इज गोइंग टू बी डिसइंटीग्रेटेड और इवेंचुअली ये न्यूक्लियर एनवेलप ये डिसइंटीग्रेट होगी. सो न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप आर डिसअपीयर्ड. ये दोनों डिसअपीयर हो जाएंगे टिल द एंड ऑफ द प्रोफेज. ये डिसअपीयर हो जाएंगे. तो ये 4 इवेंट्स पर मुश्तमिल. अच्छा, एक और इवेंट दैट इज अटैचमेंट of chromosomes with kinetochore microtubules. ये जो kinetochore microtubules हैं, इन kinetochore microtubules के साथ क्रोमोसोम्स की अटैचमेंट भी हो जाएगी जैसे आपको ये अटैच नजर आ रहे हैं. लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इस डायग्राम के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये क्रोमोसोम अटैच तो हो जाते हैं kinetochore microtubules के साथ, लेकिन ये बिल्कुल सेंटर के ऊपर अभी अलाइन नहीं हुए होते हैं. सेंटर के ऊपर जो इनकी अलाइनमेंट है वो अगले स्टेप में होगी. तो अभी ये सेंटर पर अलाइन नहीं होंगे, बट दे विल अटैच विद काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल. एक्चुअली आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर याद होगा कि क्रोमोसोम में ये इस तरह से जो इसका सेंट्रोमेरिक पार्ट होता है, दिस सेंट्रोमेरिक पार्ट कंटेन्स अ स्पेशल प्रोटीन नोन एज काइनेटोकोर प्रोटीन. तो दोनों साइड के जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो इस पॉइंट पर क्रोमोसोम को होल्ड करते हैं. तो इसी वजह से इस रीजन का नाम काइनेटोकोर रीजन कहा गया है, क्योंकि ये खास किस्म के माइक्रोट्यूब्यूल इसको यहाँ से अटैच करते हैं. तो यूं ये सारे क्रोमोसोम अटैच तो कर जाएंगे, लेकिन अभी ये मिड रीजन के ऊपर अभी अलाइन नहीं हुए होंगे. सो दीज आर द इवेंट्स ऑफ द प्रोफेज. तो इन डायग्राम्स के अंदर असल में ये प्रोफेज को ही डिस्प्ले किया हुआ है. अच्छा, इसमें ये जो आखिरी डायग्राम है ना, आखिरी डायग्राम, ये मैं जैसे आपको बता रहा हूँ ना कि ये प्रोफेज को प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर रही. अगर हम यहाँ पर प्रोफेज की लास्ट डायग्राम शो करें तो दैट लास्ट डायग्राम शुड बी लाइक दिस. यहाँ पे होगा क्या कि माइटोटिक apparatus कंप्लीटली फॉर्म हो चुका होगा और माइटोटिक apparatus के कंप्लीट फॉर्म होने के बाद आपको ये नजर आ रहा है इस तरह से. हाँ जी, तो ये देखिए ये जो क्रोमोसोम्स थे, मिसाल के तौर पर ये एक क्रोमोसोम ये इस तरह से और ये ब्लू क्रोमोसोम आपको दिखा रहे हैं. अब देखिए सारे अटैच हो गए हैं, लेकिन ये आगे पीछे नजर आ रहे हैं ना आपको. तो ये अटैचमेंट दरअसल ये प्रोफेज का एंड है.
इस तरह से अटैचमेंट हो जाएगी। लेकिन ये इक्वेटर के ऊपर यानी मिड एरिया के ऊपर जब अलाइन होंगे ना, तो इस फेज को कहते हैं मेटाफेज। ये डायग्राम एक्चुअली मेटाफेज को रिप्रेजेंट कर रही है। द नेक्स्ट फेज इज कॉल्ड मेटाफेज। नेक्स्ट फेज इज मेटाफेज। सो दिस डायग्राम एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द मेटाफेज। मेटाफेज में सिर्फ एक ही इवेंट हो रहा है और वो इवेंट क्या है? दैट इज अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन द इक्वेटर। अलाइनमेंट या ओरिएंटेशन आप कह सकते हैं, अलाइनमेंट और ओरिएंटेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन इक्वेटर। एंड व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर इज द मिड एरिया ऑफ द सेल। यहां पे इनकी अलाइनमेंट होगी। कैसे अलाइनमेंट होगी कि दरअसल वो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं अपोजिट साइड के, ये बैक एंड फोर्थ होंगे, बैक एंड फोर्थ, यानी एक साइड थोड़ी सी टाइट होगी, थोड़ी सी दूसरी लूज होगी, एक टाइट होगी दूसरी लूज। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा टाइट और लूजनिंग के जरिए एक माइक्रोट्यूब्यूल एक्सटेंड होता जाएगा एक तरफ का, और दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल थोड़ा सा रिलैक्स करता जाएगा और इस तरह यानी कॉन्ट्रैक्ट करता जाएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि ये सारे क्रोमोसोम एक सेंट्रल रीजन के ऊपर, जिसको इक्वेटर कहा जाता है, उसके ऊपर ये सब अलाइन हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज में सिर्फ यही इवेंट होगा। नेक्स्ट उसके बाद देखिए एनाफेज। दिस नंबर 5 रिप्रेजेंट्स द एनाफेज। इससे पहले आपको मैंने जो 4 डायग्राम्स दिखाएंगे उसमें 1, 2, 3 ये प्रोफेज को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन नंबर 4 ये मेटाफेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ नंबर 5 डायग्राम इट शोज द एनाफेज। नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग एनाफेज? Anaphase involves the splitting of centromere and separation of sister chromatid. सेंट्रोमेयर स्प्लिट कर जाता है दरमियान से और सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट हो रहे होते हैं। ठीक है, ये इवेंट बहुत ही अहम है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर की ये स्प्लिटिंग कैसे होगी? एक्चुअली ये दोनों साइड के माइक्रोट्यूब्यूल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। मैंने अभी आपको प्रोफेज में बताया ना कि जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, वो एक तरफ का अगर माइक्रोट्यूब्यूल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो दूसरे वाला थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा था, और दूसरा अगर कॉन्ट्रैक्ट करता था तो पहले वाला रिलैक्स करना शुरू कर देता। इस तरह से उनके दरमियान ना ये यूं एडजस्टमेंट हो रही थी कि जिस साइड से वो माइक्रोट्यूब्यूल थोड़ा लंबा था वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही जा रहा था, जिस साइड पे छोटा था वो एक्सटेंड हो जा रहा था। इस वजह से आखिरकार वो सारे के सारे क्रोमोसोम एक सेंट्रल प्लेट के ऊपर, इक्वेटर के ऊपर वो अलाइन हो गए। उससे पहले आपको मैंने दिखाया कि कोई आगे कोई पीछे, इस तरह से यूं आगे पीछे, लेकिन बाद में ये अलाइन हो गए। अब उसके बाद क्या होगा? अब उसके बाद ये देखेंगे कि जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल, वो एक्सटेंड हो जाते हैं यानी लंबे हो जाते हैं। उससे ये क्या होगा कि पोल्स थोड़े से दूर हो जाएंगे। आप अगर इन दोनों सेल्स की डायग्राम में थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पर आपको ये सेल इतना ज्यादा लंबा नजर नहीं आ रहा जितना कि इस केस में इसको थोड़ा सा यूं लंबा दिखाया है और चौड़ा कम दिखाया है। एक्चुअली इस दौरान में सेल थोड़ा सा यूं इलोंगेट करता है और उसके पोल्स भी एक्सटेंड कर जाते हैं। पोल्स एक्सटेंड करेंगे, लेकिन ये जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल ये एक्सटेंड नहीं करेंगे। दोनों साइड के काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल यूं कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अल्टीमेटली सेंट्रोमेयर स्प्लिट कर जाता है। ये फैक्टर है जो सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग का बायस बनता है। जैसे ही सेंट्रोमेयर स्प्लिट करता है तो उसके साथ ही जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड जो काफी अरसे से एक दूसरे के साथ थे, एक ही सेंट्रोमेयर पर जुड़े थे, वो आखिरकार इस स्टेज पर आकर जुदा हो जाते हैं। तो ये एक किस्म का जुदाई का लम्हा होता है इनके दरमियान। दोनों यूं बाजू फैलाए एक दूसरे से यूं सेपरेट हो रहे होते हैं। ये बहुत ही अहम इवेंट है, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि विच इवेंट इन माइटोसिस इंश्योर्स द इक्वेशन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिटवीन पेरेंट एंड डॉटर सेल्स या बिटवीन द टू डॉटर सेल, सो दिस इज द फेज दैट इंश्योर्स द इक्वेशन बिटवीन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इक्वेशन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिटवीन द डॉटर सेल्स या बिटवीन द डॉटर सेल एंड द पेरेंट सेल। तो ये वो स्टेज है जिसमें ये इंश्योर हो रहा है। इसके साथ साथ आपसे यहां पर ये अगर पूछा जाए कि विच इवेंट इन द माइटोसिस, फेज का भी पूछा जा सकता है, और विच इवेंट इन द माइटोसिस एंश्योर्स द इक्वेशन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिटवीन पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल, तो वो कौन सा इवेंट होगा? वो यही इवेंट कहलाएगा स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर एंड सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो इन दोनों पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से याद रख लीजिए। अब ये जो क्रोमेटिड्स है ना, नाउ दे आर सपोज टू बी इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम। तो पहली बार क्रोमेटिड्स को क्रोमोसोम का स्टेटस कब मिलता होता है? वो भी एनाफेज है।
in which phase the chromatids are designated as independent chromosome for the first time during the life. तो लाइफ के दौरान सबसे पहली मर्तबा किसी क्रोमेटिड को क्रोमोसोम का स्टेटस कब मिलता है? एनाफेज। इसमें भी आपने एनाफेज को पिक करना है। ओके, अच्छा, उसके बाद अब ये एनाफेज कंप्लीट कब होगा? जब ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल इन क्रोमोसोम्स को लेकर इस तरफ चले जाएंगे और ये वाले इनको लेकर इस तरफ मूव कर जाएंगे। तो यूं दोनों तरफ जब ये अपने अपने पोल्स पर क्रोमोसोम पहुंच जाएंगे तो एनाफेज विल बी टर्मिनेटेड। एनाफेज के बाद लास्ट फेज इज, जैसे यहां पर आपको ये एनाफेज कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखो लास्ट फेज क्या होगा, ये 7th फेज, ये टीलोफेज को अब शो कर रहा है। दिस इज टीलोफेज। ये भी एनाफेज 6 नंबर डायग्राम, ये भी एनाफेज को शो कर रहा था, और ये 5 भी एनाफेज को, लेकिन ये टीलोफेज को। टीलोफेज ऑफ माइटोसिस इज कंसिडर एज रिवर्स ऑफ द प्रोफेज। ये प्रोफेज का रिवर्स है। ये कैसे रिवर्स है? यानी यहां पे क्या होगा, यहां पे माइटोटिक अपरेटस डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। माइटोटिक अपरेटस इज डिसइंटीग्रेटेड। पहले उधर बना था, यहां पे डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। अच्छा, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इनटू क्रोमेटिन। डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम्स अनकॉइल होना शुरू हो जाएंगे, दोबारा थिन सिलेंडर, और अल्टीमेटली दे विल बी कन्वर्टेड इनटू क्रोमेटिन। तो ये क्रोमेटिन में चेंज हो जाएंगे। और रीअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ जाएगी, एंड न्यूक्लियस। ये दोनों स्ट्रक्चर जो पहले डिसअपीयर हो गए थे वो वापस आ जाएंगे, न्यूक्लियस। तो इस वजह से टीलोफेज इज सपोज्ड टू बी द रिवर्स ऑफ द प्रोफेज। और टीलोफेज में जब ये सारे इवेंट परफॉर्म होंगे तो इसके साथ ही साइटोकाइनेसिस का अमल भी शुरू हो जाएगा। टीलोफेज इज नॉट द पार्ट ऑफ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस एक अलग स्टेप है, क्योंकि आपको अभी मैंने पॉइंट आउट किया था कि जो फर्स्ट फेज है उसका माइटोसिस का, वो कैरियोकाइनेसिस होता है। तो कैरियोकाइनेसिस यहां पर आकर टीलोफेज पे कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कुछ यूं होता है कि एनिमल सेल की मेम्ब्रेन के अंदर की जानिब यहां पर माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। द माइक्रोफिलामेंट्स आर प्रेजेंट along the inner surface of the membrane. These microfilaments begin to contract. इनमें contraction शुरू हो जाती है। वो microfilaments which are present in the equator region, they begin to contract, and due to their contraction, ये आहिस्ता सेल मेम्ब्रेन अंदर पिंच होना शुरू हो जाएगी। दोनों तरफ के जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ यूं जुड़ जाएंगे और वो कंस्ट्रक्ट होते चले जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होते जाएंगे। तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन से सेल मेम्ब्रेन भी अंदर की तरफ पिंच होती रहेगी, एंड इवेंचुअली the cytoplasm will be divided into 2 daughter cytoplasms. इस तरह से 2 daughter cells फॉर्म हो जाते हैं। साइटोकाइनेसिस यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपको साइटोकाइनेसिस का मरहला यहाँ पे शो किया। अच्छा, अगर अब ये प्रोसेस किसी प्लांट सेल में होता है ना, तो कहाँ पे डिफरेंसेस हमें नजर आते हैं। प्लांट सेल में अगर ये प्रोसेस होता तो सबसे पहला डिफरेंस हमें नजर आता, ये प्लांट सेल के हवाले से बात करें, इन प्लांट सेल सबसे पहला डिफरेंस हमें नजर आता ओरिजिन ऑफ माइटोटिक अपरेटस। ये माइटोटिक अपरेटस आपको याद है कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स होते नहीं है, तो माइटोटिक अपरेटस कहां से ओरिजिनेट होगा? माइटोटिक अपरेटस ओरिजिनेट्स फ्रॉम एन एनालोगस रीजन ऑफ द सेंट्रियोल। और वो एनालोगस रीजन ऑफ सेंट्रियोल किस चीज पर मुश्तमिल होता है? सेल बायोलॉजी में उसके ऊपर हमने बहुत डिटेल से बहस की थी कि ये फ्रीली डिस्पर्स स्कैटर्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, वहां से ये ओरिजिनेट होगा। दूसरा डिफरेंस आपको नजर आएगा इन द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोटिक अपरेटस। और वो स्ट्रक्चर ऑफ माइटोटिक अपरेटस में क्या फर्क है? जैसे यहां पर आपको मैंने 3 किस्म के माइक्रोट्यूब्यूल्स पॉइंट आउट किए थे, एस्ट्रल, पोलर और काइनेटोकोर। बट याद रखो कि प्लांट माइटोटिक अपरेटस लैक्स एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ये यहां नहीं होंगे प्लांट माइटोटिक अपरेटस में। और तीसरा डिफरेंस हमें इनके साइटोकाइनेसिस के पैटर्न में नजर आता है। तो साइटोकाइनेसिस, इसका पैटर्न क्या होगा कि आपने एनिमल सेल में तो देखा ये माइक्रोफिलामेंट्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल, बट इन प्लांट सेल वहां पर चूंकि ये सेल वॉल बननी होती है, तो इस सेल वॉल की फॉर्मेशन के लिए
आपने सेल बायोलॉजी में याद एक ऑर्गेनेल पढ़ा था विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल इन न्यूली बॉर्न सेल। याद करें वो ऑर्गेनेल कौन सा है जो सेल वॉल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गेस कीजिए, क्या आपको याद आता है कि वो कौन सा ऑर्गेनेल है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल? गोल्जी वेसिकल्स। तो ये देखो, जब ये कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुका होगा तो गोल्जी वेसिकल्स ओरिजिनेट होंगे एंड दोज गोल्जी वेसिकल्स अरेंज देमसेल्व्स एट द इक्वेटर टू फॉर्म सेल प्लेट। ये इसको फ्रेगमोप्लास्ट भी कहते हैं। और इन फ्रेगमोप्लास्ट में मौजूद वेसिकल्स के अंदर सेल वॉल फॉर्मिंग मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं बाय विच अ न्यू सेल वॉल इज प्रोड्यूस इन द सेंटर ऑफ द टू साइटोप्लाज्म। इस तरह से साइटोकाइनेसिस परफॉर्म होगा। ठीक है, तो यूं आपने ये माइटोसिस का इवेंट ऑब्जर्व किया। तो अब इस माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या होती है, माइटोसिस कहाँ परफॉर्म होता है? इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस देखिए कि क्रोमोसोम नंबर डज नॉट चेंज, ये इसकी सिग्निफिकेंस है, सेम वैसा ही क्रोमोसोम नंबर रहेगा। ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के लिए ये बहुत ही आइडियल सेल डिवीजन है, क्योंकि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जाइगोट से ओरिजिनेट होता है, जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज होगा, एम्ब्रियो से पूरी बॉडी। तो ये सारा माइटोसिस का गिफ्ट है। रिकवरी ऑफ डैमेज ऑर्गन्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, अक्सर हमारे बॉडी पार्ट्स में डैमेज होता रहता है, वियर एंड टियर एक्टिविटीज होती हैं और वहां पर ये माइटोसिस ही है जो उनको रिपेयर करता है। फॉर्मेशन ऑफ ऑल बॉडी सेल्स, नए आरबीसी बन रहे हैं, सब माइटोसिस का गिफ्ट है। डब्ल्यूबीसी बन रहे हैं, सब माइटोसिस के गिफ्ट है। माइटोसिस द बेसिस फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके लिए भी माइटोसिस एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। सो ये सारे आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं जो माइटोसिस के साथ कंसर्न है। लेकिन माइटोसिस में सम टाइम खराबियां भी पैदा हो जाती हैं, तो वो जो माइटोसिस में प्रॉब्लम आते हैं ना, उनके बारे में इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कल यानी कल से मुराद है हमारा जो परसों का लेक्चर होगा, उसमें हम वो प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे और साथ मियोसिस का जो इवेंट है वो भी कंप्लीट करना है। तो ये आपका सेल साइकिल वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.